हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, जो एक बड़ा चैप्टर था। काफ़ी डिटेल में हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक डिस्कस किया था। आज हम लोग चैप्टर जो हमारे डिस्कशन में जो चैप्टर है उसका नाम है रेस्पायरेशन इन प्लांट। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं अपना, और जो खाना बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। फिर जब उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लांट जब उसको स्टोर करते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि प्लांट्स खाना बना चुके हैं। अब उस खाने को आइदर डायरेक्टली हम लोग इनटेक करते हैं या फिर हम लोग इनडायरेक्टली इनटेक करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आइदर हम लोग प्लांट सोर्स से एनर्जी हासिल करते हैं या फिर हम लोग एनिमल सोर्स से एनर्जी हासिल करते हैं। तो इन्हीं जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको हम लोग फूड के रूप में इनटेक करते हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, थोड़ा सा पार्शियल डाइजेशन होता है माउथ के अंदर, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। उसके बाद इस खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट था इसको हम लोग पहुंचा देते हैं ब्लड के जरिए से एक एक सेल्स के अंदर। ठीक है, अब सेल के अंदर जब ये खाना पहुंच चुका होता है तो इसी के अंदर फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन के हेल्प से इसी खाने को। इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन। तो जो खाना हमने इनटेक किया बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसको स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ा जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पायरेशन। ठीक है, प्लस आपने 10th क्लास में ब्रीदिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा। रेस्पायरेशन में ब्रीदिंग एक चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है लाइफ प्रोसेस। उसमें ब्रीदिंग के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं कि ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर होता है वो हम लोग बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं अपने नोज के जरिए से। फिर उसका एक पूरा पैसेज होता है जिसको रेस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है, फिर लंग्स में पहुंचता है, फिर उसके बाद लंग्स के जरिए से फिर एक्सचेंज हो जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैरी करके एक एक सेल के अंदर पहुंचा देता है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है सेल के अंदर उसको फिर से हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व करके, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसको डिसॉल्व करके फिर से वापस लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, और लंग्स के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच एयर होती है वो बॉडी के बाहर चली जाती है। तो इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो हमने खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, इन तीनों को या किसी एक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के हेल्प से। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पायरेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब उसके आगे की हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्पायरेशन में एक्चुअल में होता क्या है। तो रेस्पायरेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, जो खाना हमने खाया था, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट हमने खाया था, तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज के अंदर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो बनता है पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। 10 स्टेप रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है लिंक रिएक्शन, उसके बाद होता है क्रेब साइकिल, उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करने वाले हैं तो यहाँ पे हमको 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमको कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और कुछ NADH मिलते हैं। अब ये कितने एटीपी और कितने NADH हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेक डाउन किया जाता है। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हमको मिल जाता है पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, पायरुविक एसिड से फिर नेक्स्ट स्टेप में बनाया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये पायरुविक एसिड इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। ये जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनने वाला, इस प्रोसेस को कहा जाता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, लिंक रिएक्शन की खासियत यह है कि यहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, कुछ NADH निकलते हैं, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसके बारे में हम बात करेंगे लिंक रिएक्शन जब पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे डिटेल में। अभी एसिटाइल कोएंजाइम A फर्दर, अब हम लोग इसके आगे के रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसके आगे का रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम A भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। उसके अंदर इस तरीके से फोल्डिंग्स होती हैं, ऐसे इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से फोल्डिंग्स होती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इंटर करता है तो यहाँ पे एक साइक्लिक पाथवे चलता है। इस साइक्लिक पाथवे का नाम होता है क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब साइकिल के अंदर भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, कुछ यहाँ पे GTP बनते हैं। GTP और ATP ऑलमोस्ट एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है,
ये जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसी तरीके से गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है। कुछ NADH मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये कितने बनते हैं जब हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कुछ FADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये FADH2 और NADH के जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं ये अल्टीमेटली इंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, यहाँ पे होता है। इस प्रोसेस के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस तब भी हमने कुछ हिंट दिया था कि इस तरीके से रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो NADH बना है इसको भी इंटर किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। यहाँ पे जो FADH2 बना है इसको भी इंटर किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये वाला NADH भी इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये वाला NADH भी इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो ये सारे अल्टीमेटली फाइनली इंटर किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर और फिर इन्हीं NADH का और FADH2 का स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो ATP बनता है उसी को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है, क्योंकि बार बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने की वजह से ATP बनता है। तो जब NADH का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी कभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहीं से रिमूव किए जाते हैं तो उससे हमको दो चीजें मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से होते हुए अल्टीमेटली ऑक्सीजन तक पहुंच जाता है, और जो प्रोटॉन होता है वो जाकर के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो जाता है, और फिर उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमको मिल जाता है ATP मॉलिक्यूल। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बहुत डिटेल में समझेंगे। तो ये अल्टीमेटली अगर हम ये कहें कि रेस्पिरेशन की ये पूरी समरी है, इसी चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने किया कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड से हमने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम A, इस प्रोसेस का नाम है लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम A फिर जाता है एक साइक्लिक पाथवे में जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, ये वाला, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ GTP मॉलिक्यूल्स, कुछ NADH, कुछ FADH2 बनते हैं, और इन सबको NADH, FADH2, यहाँ पे जो NADH है ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बनता है ये सब इंटर करते हैं अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और इन्हीं का बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया जाता है जिससे ATP बन जाता है, जिसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक अगर हम समराइज करें कि अभी तक हमने क्या बातें की हैं, तो अभी तक हमने ये बताया कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की हेल्प से खाने को तोड़ना या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, या अगर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट को तोड़ना, अगर वो भी नहीं है तो प्रोटीन को तोड़ना। सेल जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पसंद करता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी बेसिकली ग्लूकोज को तोड़ना पसंद करता है। इसीलिए सेल के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी मेंटेन की जाती है, और फिर ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी फॉर एग्जाम्पल जब कभी इंसान स्टारवेशन में होता, खाना नहीं खा रहा होता है, या कभी कभी कुछ लोग धरना प्रदर्शन वगैरह पे बैठ जाते हैं, तो उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट उतना अवेलेबल नहीं होता बॉडी के अंदर, तो उस टाइम फैट की या फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। अब जब अगर फिर से हम रिकैप करने की कोशिश करें तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जगह पे बार बार मैं उसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहता, फैट या प्रोटीन भी यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है या कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कभी कभी सेल के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा है या बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। तो जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उस टाइम पे ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उस सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है हमारे ही बॉडी के अंदर, खास करके मसल्स के अंदर, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में भी होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स के अंदर भी होता है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी टाइप होता है, एक होता है फर्मेंटेशन जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये जब फर्मेंटेशन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं रेस्पिरेशन में उसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट्स बनते हैं। रेस्पिरेशन में एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि रेस्पिरेशन एट वंस नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे पायरुविक एसिड में, जो 10 स्टेप रिएक्शंस होंगे, जिसमें कभी कभी ATP बनेगा, कहीं पे NADH बनेगा, कहीं पे ATP कंज्यूम भी हो जाएगा। तो ये 10 स्टेप रिएक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि एट वंस अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी कि सेल के अंदर हो सकता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा हीट हो और सेल्स या बहुत सारे
सेल के जो कंपोनेंट हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, और एनर्जी एट वंस निकलेगी तो उसका यूटिलाइजेशन भी उतना बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को या फैट को या प्रोटीन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है, और जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी की हेल्प से एटीपी बना लिया जाता है, और फिर उस एटीपी को एज ए एनर्जी करेंसी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सेल के अंदर लाखों या हम कहें कि मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं या रिएक्शंस कहा जाता है, सेलुलर रिएक्शंस लाखों में चलते रहते हैं, तो जहाँ पे भी एटीपी की जरूरत होती है वहाँ पे वो कंज्यूम भी होते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जैसा कि हमने बताया कि ये 10 स्टेप रिएक्शन है, जिसको हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है उसको हम समझेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले जो सबस्ट्रेट इंटर करता है उसका नाम होता है ग्लूकोज। अब देखिए, सेल में हमेशा ग्लूकोज अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी सेल में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज अवेलेबल है तो फ्रक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर सकता है। सेल के अंदर आइदर ग्लूकोज इंटर करेगा या फिर फ्रक्टोज इंटर करेगा, बाकी कोई और ग्लाइकोलिसिस में कोई और मोनोसैकेराइड इंटर नहीं करते। अब ये मोनोसैकेराइड क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बायोमोलिकुलर एक चैप्टर है वहाँ पे बहुत डिटेल में मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बायोमोलिकुलर चैप्टर में बात की जाएंगी। तो ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा जाता है, ग्लूकोज से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसके बाद बनता है 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे टूटता है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब यहाँ पे देखिए कौन से स्टेप रिवर्सिबल है और कौन इरिवर्सिबल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इसको शॉर्ट में पीईपी बोलते हैं, और लास्ट में बनता है पायरुविक एसिड। ये एक टेंटेटिव डायग्राम है, एक आउटलाइन है, अब इसको हम फर्दर और डिटेल में बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो जो पहला स्टेप होता है ये वाला पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप, ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कभी भी ये रिएक्शन पीछे नहीं जाएंगे। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में चलते हैं तो कुछ रिएक्शंस आगे भी चलते हैं फॉरवर्ड और कुछ रिएक्शंस बैकवर्ड भी चलते हैं, तो ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, नीट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। हेक्सोकाइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, और एनसीईआरटी में सिर्फ इसी एंजाइम का नाम दिया हुआ है, बाकी किसी एंजाइम का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको सिर्फ यही एंजाइम याद रखना है। अब जाहिर सी बात है कि आपने बायो में पढ़ा होगा या आपने हो सकता है कि किसी और जगह सुना हो या किसी टीचर से आपने सुना हो क्लास के अंदर कि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट के अंदर हो या हमारे अंदर, कोई भी रिएक्शन बगैर एंजाइम के नहीं चलता, तो हर स्टेप में किसी न किसी एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही एंजाइम का नाम दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो हम लोग भी सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा नहीं बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ये एंजाइम एक्चुअल में आलोस्टेरिक एंजाइम भी कहलाता है। इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होते हैं, जब इस पे एटीपी बाइंड करता है तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है, और जब इस पे एडीपी या एमपी बाइंड होता है तो इसकी एक्टिविटी या इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको आलोस्टेरिक एंजाइम कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस के लिए। ग्लाइकोलिसिस के लिए 3 कंट्रोल पॉइंट है, पहला, तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप। ये स्टेप जो है ये पहला स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप है, और ये 10th स्टेप है जिसको हम लास्ट स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट फिलहाल के लिए याद रखना आपको जरूरी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और लास्ट स्टेप। ठीक है, ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल, पहला, तीसरा और लास्ट इरिवर्सिबल है। उसके बाद जितने भी हैं वो सब के सब कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं। ठीक है, तो ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, वापस आ सकता है, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, वापस आ सकता है, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, ये भी, ये भी, ये भी, और लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल है। ठीक है, पहला, तीसरा, लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहले स्टेप में एटीपी मॉलिक्यूल का एक्सपेंस होता है, यानी खर्च होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एटीपी खर्च करते हैं तो हमको एडीपी मिल जाता है।
पहला स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे स्टेप में भी हमको एटीपी खर्च करना पड़ता है, जिससे हमको एडीपी मिल जाता है। यहाँ पे हमने एटीपी खर्च किया है, ठीक है, पहला, तीसरा और सातवां स्टेप, ठीक है। ये जो है सिक्स्थ स्टेप है, ये सेवेंथ स्टेप है। तो जो सेवेंथ स्टेप होता है उसके अंदर भी हमको, सेवेंथ स्टेप में हमको 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है, और 10th स्टेप में भी हमको 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है, जो हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एटीपी से रिलेटेड कितने स्टेप्स हैं वो जो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, पहला, तीसरा, सातवां और 10वां, ठीक है। ये 4 स्टेप ऐसे हैं जो एटीपी से रिलेटेड है। अब कौन कौन से स्टेप में एटीपी खर्च करना पड़ता है, तो पहले और तीसरे स्टेप में एक एटीपी खर्च होता है, 7th और 10th स्टेप में 2 एटीपी बनता है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग 4 एटीपी बना चुके हैं, 2 एटीपी हम खर्च कर चुके हैं। इसका मतलब जो नेट गेन है अभी तक का वो कितना है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं, नेट गेन ऑफ एटीपी बताइए ग्लाइकोलिसिस के अंदर, तो आंसर हमारा होगा कितना, 2 एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए जो 6th स्टेप है, 6th स्टेप के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती है, जो है NADH। 6th स्टेप में हमको मिलता है NADH, और कितने NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2, ठीक है। अब इस NADH को, जैसे कुछ देर पहले भी हमने समराइज करते हुए समझाया था कि इस NADH को हमको इंटर करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कभी कभी कह दिया जाता है। तो इस NADH को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, और फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हेल्प से हम लोग एटीपी बनाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर समझेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो ये 9th स्टेप होता है, इसमें हमको एक वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है, जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को ग्लाइकोलिसिस क्यों कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोस मतलब होता है ग्लूकोज या शुगर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस है। कुछ और बातें जो आपको याद रखनी है, जो पूछी जाती नीट के अंदर, वो ये है कि ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है तो कौन सा एंड प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो 2 पायरुविक एसिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से सभी मॉलिक्यूल डबल डबल होंगे, पीईपी भी डबल होगा, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं ये पूछा जाता है, तो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब अगर देखिए ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन वाले किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, तो हमको कितने एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे, 8। क्यों, क्योंकि ये जो 2 NADH है, ये जब इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो यहाँ से फिर से हमको 6 एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। एक NADH से 3 एटीपी मिलता है, और 2 से मिल जाएंगे 6, तो 6 एटीपी यहाँ से मिल जाएंगे, और 2 एटीपी यहाँ से, 6 2 8, और 2 एटीपी यहाँ से 10, ठीक है। और एक्चुअल में हम 2 एटीपी खर्च कर चुके हैं, तो नेट गेन कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें पूछी जा सकती हैं कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म है तो बताइए कितने एटीपी, तो उस टाइम हमारा आंसर होगा 2। और जब पूछा जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो बताइए कितने एटीपी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये NADH इंटर करना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तब हमको फर्दर 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स और ज्यादा मिल जाएंगे। एक दो बातें और यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर होता है। एक कॉमन प्रोसेस है, मतलब ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी के अंदर होगा। अब ये ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, अब इसका फेट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर रिक्वायरमेंट कैसा है। हो सकता है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगे, हो सकता है कि फर्मेंटेशन करने लगे, हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने लगे, या हो सकता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करके एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगे। तो डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर रिक्वायरमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्लस ग्लाइकोलिसिस को कुछ साइंटिस्ट ने जो सबसे पहले इल्यूसिडेट किया था, उसके हिसाब से इनका नाम भी रखा गया है। सबसे पहले इमडेन, मेयरहाफ और पार्नास 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को कभी कभी EMP पाथवे भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वाटर किस सिस्टम में बाहर निकलता है, ATP किसके सिस्टम में बनते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट किस सिस्टम में ब्रेक डाउन होकर के बनते हैं। हेक्सोकाइनेज एंजाइम किस सिस्टम में यूज होता है, कि कौन से प्रोसेस को तोड़ता है और किस प्रोसेस से क्या बनाता है, कि सॉरी किस सबस्ट्रेट से कौन सी चीज बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक ही एंजाइम है जो आपको याद रखना है, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। बाकी हमने एक और एंजाइम यहाँ पे बता दिया है, फास्फोफरक्टोकाइनेज PFK, ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में इतनी ही बातें थी।
इसके आगे हम लोग वो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। एक्चुअल में ये टॉपिक 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही आसानी से आप नीट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को कर पाएंगे, इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, एक्चुअल में 10th क्लास का टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल का मतलब होता है कि पूरी तरीके से ग्लूकोज को नहीं तोड़ा जाता। पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को मैं इस तरीके से कैपिटल जी लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। दूसरा स्टेप होता है कि यहाँ पे हमको मिलता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स कैसे मिलते हैं? जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलिसिस में कितने, लिंक रिएक्शन में कितने, क्रेब्स साइकिल में कितने जब समझेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमको मिलता है सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल प्लस एनर्जी। ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। 3 जो मेजर डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे बता दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चलिए एक दो और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेस चलता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया को मिला करके, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ प्रोसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, लिंक रिएक्शन हो, इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको चाहिए साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर यूकैरियोट्स के अंदर होता है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर यूकैरियोट्स के अंदर होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर या तो ईस्ट के अंदर जैसे कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर माइक्रोब्स के अंदर हो सकता है। और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो वो हमारे मसल्स में भी हो सकता है, जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी बात किया था। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो हमको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिक्वायरमेंट था इस वजह से हमने यहाँ पे बात कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फर्मेंटेशन। अब देखिए फर्मेंटेशन को दूसरी भाषा में कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसे पहले हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, अब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, किस में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है उस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फर्मेंटेशन के अंदर होता क्या है। तो देखिए ग्लूकोज से हम लोग बना चुके हैं पायरुविक एसिड, जिसको हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस। तो ये ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो हमको क्या मिल जाते हैं, 2 NADH के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ठीक है, 2 NADH। और ये किस स्टेप में मिलता है इसके बारे में हमने आपको बताया था, 6th स्टेप में मिलता है। ठीक है, यानी कि ये जो NAD+ हमारे पास है इसका हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 2 NADH मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। अब इस पायरुविक एसिड से हम लोग बना सकते हैं फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये एसिटाइल कोएंजाइम A फर्दर हमको दे देगा इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी को हमने यहाँ पे H के रूप में लिख दिया है, तो ये आप इतना कम से कम समझते होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है ये एक्चुअल में है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेसिकली होता है ईस्ट के अंदर, और इसी ईस्ट के हेल्प से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, शराब बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इसी प्रोसेस को यूज करके एल्कोहल बनाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग रूरल एरियाज़ में शराब बनाते हैं तो वहाँ पे जनरली इथेनॉल यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन कभी कभी गलती से मिथेनॉल बन जाता है, और
और मिथेनॉल बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और इसी वजह से मिथेनॉल जो है वो ब्रेन पे अटैक करता है और जो लोग इसको पीते हैं वो उनकी जनरली डेथ हो जाती है। इसीलिए कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। ठीक है, तो ये जो जहरीली शराब होती है एक्चुअल में मिथेनॉल होती है। जो एक्चुअल में बनना चाहिए था इथेनॉल वो नहीं बनता, गलती से कभी कभी मिथेनॉल बन जाता है। इस वजह से फिर बहुत सारे लोगों की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसका नाम है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसी पायरुविक एसिड से अगर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बना दिया जाए, अगर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बना दिया जाता है तो इसी को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के नाम हैं जो हमें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। पहला यहाँ पे एक एंजाइम होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, और एक और एंजाइम होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे काम करता है। तो ये दोनों एंजाइम के नाम एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसीलिए पूछे जा सकते हैं। पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं तो कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं। तो यहाँ पे दो एंजाइम आपको याद रखने हैं, एक है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और दूसरा एंजाइम है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किया जाता है मसल्स के अंदर तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए इस प्रोसेस में जो NADH हमने बनाया था ग्लाइकोलिसिस में, ये प्रोसेस का पहले ये भी हमने आपको डिटेल में समझा दिया कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज से ब्रेक डाउन करके हम लोग क्या बनाते हैं, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो जब हम पायरुविक एसिड बना रहे होते हैं तो जो NADH मिलता है उस NADH का हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। NADH क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा और ये फिर हाइड्रोजन दे देगा इस प्रोसेस को करने के लिए और फिर वापस क्या मिल जाएगा, NAD+। NAD+ क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है NADH का। ठीक है, NADH यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और जब ये हाइड्रोजन दे देता है लैक्टिक एसिड बनने के लिए तो वापस ये NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस के अंदर बन रहा है ये एंटर नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इसीलिए जो फर्दर 6 ATP मॉलिक्यूल्स और हमको मिलने चाहिए ग्लाइकोलिसिस के अंदर वो नहीं मिल पाते। इसी वजह से जो नेट गेन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ATP का वो सिर्फ 2 रह जाता है। ठीक है, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब इसी NADH का यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस प्रोसेस में, और इस NADH का जब हम यूज़ करते हैं तो फिर से हमको NAD+ मिल जाता है। यानी कि इन दोनों प्रोसेस को चलाने के लिए NADH हमको चाहिए जो हमको मिलता है ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, तो ये NADH हम कहाँ से लेकर के आए थे, ग्लाइकोलिसिस से। यानी कि चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों प्रोसेस को चलाने के लिए हमको जो NADH चाहिए वो हमको मिलता है ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, फिर NAD+ हमको ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिल जाता है, फिर इसको जब हम ग्लाइकोलिसिस चलाते हैं तो फिर से हमको NADH मिल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रेगुलेट होती रहती है, गवर्न होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन जो है वो एक हजार्डस प्रोसेस है। यहाँ पे हजार्डस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड भी एक एसिड है, एल्कोहल इथेनॉल आप जानते हैं कि काफ़ी पॉइजनस होता है, इथेनॉल भी एल्कोहल भी, तो दोनों ये जो प्रोसेस होते हैं काफ़ी हजार्डस होते हैं। और यहाँ पे जब इथेनॉल बना रहा होता है ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो एल्कोहल बनाने की क्षमता होती है वो होती है 13%। अगर ईस्ट का जो एल्कोहल बन रहा है अगर उसका कंसंट्रेशन 13% पे पहुंच जाता है तो इवन ईस्ट की डेथ भी हो सकती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पॉइजन टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेज अप टू 13%, ईस्ट पॉइजन टू डेथ। इसका मतलब क्या है कि अगर एल्कोहल 13% का कंसंट्रेशन तक पहुंच जाता है तो ईस्ट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बेसिक चीज़ें बनती हैं, एक एल्कोहल यानी कि इथेनॉल और दूसरा बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जनरली बनता है हमारे मसल्स के अंदर और इथेनॉल बनता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये वाला जो प्रोसेस आप देख रहे हैं पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने वाला प्रोसेस इसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे जब भी फर्मेंटेशन होता है तो ग्लूकोज के जो अंदर एनर्जी थी उसका सिर्फ और सिर्फ 7% हमको मिल पाता है, बाकी एनर्जी अभी भी बची हुई है या पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए फर्मेंटेशन प्रोसेस को कहा जाता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को पार्शियली तोड़ा गया है और बाकी जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसको कहा जाता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो जब ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है तो हमको मिलते 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो अभी हमने आपको यहाँ पे डिफरेंस में समझाया था, और जब ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन किया जाता है तो हमको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स, बाकी हमको नहीं मिल पाते, बाकी ATP मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स के अंदर ही बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये था फर्मेंटेशन के बारे में। अब हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। अब ये फर्मेंटेशन से पहले जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, अगर फर्मेंटेशन होता है तो उस पायरुविक एसिड से आइदर हम अल्कोहल बना लेते हैं या फिर लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। लेकिन जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो हमने पायरुविक एसिड बनाया था उस पायरुविक एसिड के साथ क्या होने वाला, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप बहुत कॉमन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो हमने पायरुविक एसिड बनाया था, पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इन 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को जब हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बार बार हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जब इस हाइड्रोजन को यहाँ पे तोड़ करके निकाला जाता है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन जब 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चारों हाइड्रोजन को जब स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है तो यहाँ पे हमको 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है लिंक रिएक्शन में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है क्रेब साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये लिंक रिएक्शन में 1 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब साइकिल में कैसे मिलता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन किया था यानी कि ऑक्सीडेशन, तो हमको 2 चीजें मिलती। जब भी आप हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो हमेशा आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन और एक मिलेगा प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटर कर जाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बहुत सारे कैरियर्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को कहीं पे एक्सेप्ट किया जाता है यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे होता है तो उसी प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट होता है और फिर उसी के हेल्प से एटीपी बनाई जाती है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, ये प्रोटॉन जाकर के जमा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और इसी के हेल्प से बन जाता है प्रोटॉन का ग्रेडियंट, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जब भी प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है ना, तो इसी प्रोटॉन के ग्रेडियंट को बाद में ब्रेक डाउन भी किया जाता है। तो पहले ग्रेडियंट को क्रिएट करेंगे। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कहीं पे प्रोटॉन आप ज़्यादा कर दीजिए और कहीं पे कम कर दीजिए। ठीक है, तो जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो उसी ग्रेडियंट को फर्दर जब ब्रेक किया जाएगा तो उसके हेल्प से हमको एनर्जी मिलेगी और उसी एनर्जी को यूज़ करके एटीपी के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर लिया जाएगा, जो हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझेंगे तो वहाँ पे कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 को एक्चुअल में एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर एटीपी बनता है। वो कैसे बनता है उसको हम आगे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोसेस होता है, एक तो हाइड्रोजन को स्टेप बाय स्टेप निकालना, और जब हाइड्रोजन को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं यानी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो जाता है और बाद में इसी प्रोटॉन को तोड़ करके एटीपी बनाते हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये 2 मेजर प्रोसेस होने वाले हैं जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को हमने पहले भी थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि लिंक रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। जो आप पायरुविक एसिड बना चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के अंदर, इस पायरुविक एसिड के अंदर हम लोग बनाते हैं फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी पायरुविक एसिड के हेल्प से हम लोग बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ऑक्सीडेटिव यानी कि जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं यानी कि जब हम हाइड्रोजन को निकालते हैं, उस हाइड्रोजन को निकालने की वजह से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो जहाँ पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, इस प्रोसेस को डिकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता क्यों है? इसलिए मिलता है क्योंकि हम हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, लिंक रिएक्शन को। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पायरुवेट ये एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे कोएंजाइम्स काम में आते हैं। उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कोएंजाइम ए, कुछ होते हैं टीपीपी मॉलिक्यूल्स, एफएडी मॉलिक्यूल्स, मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे कितने हमको NADH मिलते हैं वो हमको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमको 2 NADH मॉलिक्यूल फिर से मिल जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में भी हमको 2 NADH मिले थे और लिंक रिएक्शन में भी हमको 2 NADH के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। पहले भी हमने बताया था कि NADH मॉलिक्यूल चाहे ग्लाइकोलिसिस में बने चाहे लिंक रिएक्शन में बने, इसको अल्टीमेटली हमको इंटर करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है,
तो जब इस NADH को हम इंटर करवाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर तो फिर से हमको ATP मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। और कितने ATP मिलते हैं? एक NADH से 3, तो 2 से कितने मिल जाएंगे? 6। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने ATP बना चुके हैं? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में हमने बनाया था 8 और यहाँ पे हमने बनाया है 6। 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, 14 ATP मॉलिक्यूल अभी तक हम लोग बना चुके हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में याद करिए, पहले और तीसरे स्टेप में हमने एक ATP खर्च किया था। 7th और 10th स्टेप में हमने 2 ATP बनाया था। उसके बाद 2 NADH के मॉलिक्यूल हमने बनाए थे 6th स्टेप में, तो 2 NADH से हमको मिल गए 6 ATP। 4 ATP हमने अलग से बनाया, 6 4 10, और 2 ATP हमने खर्च कर दिया, तो बचे कितने? 8। ठीक है, जिसको अभी हम आगे भी चल करके और डिटेल में यहाँ पे कैलकुलेट आपको करवा देंगे। और उसके बाद 2 NADH यहाँ पे हमको मिल जाते हैं लिंक रिएक्शन के अंदर। तो इस वजह से हमको टोटल अभी तक 14 ATP मॉलिक्यूल मिल चुके हैं। और ये NADH से हमको ATP तभी मिलेगा जब ये इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, तो जब ये NADH इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो आपको फिर से 6 ATP के मॉलिक्यूल्स वापस से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है लिंक रिएक्शन। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बन चुका है, इससे फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस होगा जिसका नाम होगा क्रेब्स साइकिल। अब देखिए क्रेब्स साइकिल क्या है, जिसको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम A आया था उसके साथ क्या होने वाला है? ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A जो हमको मिल करके मिला था लिंक रिएक्शन के अंदर, इस एसिटाइल कोएंजाइम A को हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हमको मिल जाता है सिट्रिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल को कभी कभी सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये जो होता है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये होता है 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो हमको सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का मिल जाएगा? 6। ठीक है, सिट्रिक एसिड से फिर बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है आइसोमर बनाना, आइसोसिट्रिक एसिड। उसके बाद होता है सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड। उसके बाद होता है ऑक्जेलोसैक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलोसैक्सिनिक एसिड। हालांकि एनसीईआरटी में इतना सारा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसके बाद होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। उसके बाद होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड के बाद होता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ये सारे स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टेप में NADH मिलेंगे, कुछ FADH2, कुछ GTP। ठीक है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद मैलिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में। मैलिक एसिड से वापस हमको मिल जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में समझना है। ठीक है, देखिए पहला स्टेप जो होता है यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बनता है सिट्रिक एसिड, इस स्टेप में एक और मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा जिसको COASH कहा जाता है। ठीक है, कोएंजाइम A, कोएंजाइम A। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और हमने यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A दोनों को मिलाया है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं कि जब यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हो आपको तीसरा मॉलिक्यूल मिल जाता है, और कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और यही एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए आपको ये एंजाइम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिट्रेट सिंथेज पहला स्टेप। ठीक है, अब देखिए ये जो सिट्रिक एसिड बनता है इसके पास 6 कार्बन है। सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेब साइकिल के कई सारे नाम होते हैं, एक होता है क्रेब साइकिल, एक होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, एक होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है उसका नाम सिट्रिक एसिड है, इसी के नाम से इस साइकिल का नाम रखा गया है सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड मिलता है तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इसी स्टेप को कहा जाता है डिकार्बोक्सिलेशन, प्लस यहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल भी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड हमको बाहर मिलता है यहाँ पे, और एक NADH का मॉलिक्यूल भी यहाँ पे बाहर मिलता है।
इसी को कहा जाता है डिकार्बोक्सिलेशन, सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एक NADH, दूसरे स्टेप में भी एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक NADH मिल रहा है। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने आपको बताया था कि लिंक रिएक्शन के अंदर मिलता है। टोटल हमको 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से। ठीक है, उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जब बनता है तो यहाँ पे हमको मिलता है GTP। GTP से जब बनाया जाता है GDP, तो उस वजह से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को कैप्चर करके ADP मॉलिक्यूल से ATP बना लिया जाता है। ठीक है, तो GTP और ATP को अगर एक ही मॉलिक्यूल या समव्हाट सिमिलर समझा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। उसके बाद जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो यहाँ पे एक FADH2 का मॉलिक्यूल हमको बाहर मिलता है, FADH2। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे एक फिर से हमको एक NADH का मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन आप और हम बहुत अच्छी तरीके से अब ये कम से कम समझ चुके होंगे कि पायरुविक एसिड बनता है डबल। ठीक है, तो इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम A भी 2 बनेगा, तो इसका मतलब ये सारे रिएक्शन जितने भी चल रहे होंगे ये सब भी डबल डबल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस NADH को डबल कर दें तो ये गलत नहीं होगा, इसको भी डबल कर सकते हैं, इसको भी डबल कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम काउंट करें कि कितने ATP बन रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि कितने ATP मॉलिक्यूल्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम काउंट करते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे जो 2 NADH आपको मिल रहा है, इस NADH की हेल्प से आप कितने ATP बना सकते हैं? 6। एक NADH से बनता है 3, तो 2 NADH से कितने बनेंगे? 6। ठीक है, इस स्टेप में भी आप देख सकते हैं 6 ATP आपको मिलेंगे। ये ATP तभी आपको मिलेंगे जब NADH इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, GTP यहाँ पे पहले से 2 ही है तो 2 ही मिलेगा, 2 ATP। FADH2, एक FADH2 से 2 मिलते हैं तो 2 से कितने मिलेंगे? 4 ATP। ठीक है, और यहाँ पे भी 6 ATP मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे। तो टोटल कितने ATP मिलते हैं उसको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 6 6 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24। तो यहाँ पे टोटल कितने ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं? 24 ATP के मॉलिक्यूल हमको मिल जाते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्रेब साइकिल चलता है तो क्रेब साइकिल के अंदर बताइए कि कितने ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 ATP मॉलिक्यूल्स। ये पूछा जाएगा कि किस किस स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप आप याद कैसे रखेंगे? एग्जाम के अंदर फटाफट आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे और तुरंत फिर यहाँ पे किस किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पे चेंज हो रही हैं, कौन से सबस्ट्रेट्स बन रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, NADH किस किस सिस्टम में निकल रहा है, FADH2 किस सिस्टम में निकल रहा है, इसी तरीके से GTP किस सिस्टम में निकल रहा है। तो ये सब आपको वहां पे एग्जाम के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी स्टेप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंजाइम का नाम पूछा जा सकता है, डिकार्बोक्सिलेशन का स्टेप बताइए पूछा जा सकता है, GTP कहाँ पे बनता है, कौन सा स्टेप है पूछा जा सकता है, FADH2 का स्टेप पूछा जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है एग्जाम के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये है कि एंजाइम का नाम बताइए, सिट्रेट सिंथेस पहला स्टेप। ये जो रिएक्शन है इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों है? क्योंकि पहला स्टेप सिट्रिक एसिड बनता है। उसके बाद कितने ATP बनते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 24 ATP बनते हैं। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें कि कितने ATP मॉलिक्यूल अब तक हम बना चुके हैं, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 38 ATP मॉलिक्यूल्स अब तक बन चुके हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया ग्लाइकोलिसिस के अंदर 8 ATP बनता है, लिंक रिएक्शन के अंदर 6 ATP बनता है, तो अब तक कितने बन चुके हैं? 14, और 24 यहाँ पे हमने बनाया है तो कितने हो चुके हैं? 38। तो टोटल जो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है तो हमको टोटल ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं 38। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। क्रेब साइकिल के हमने बता दिए कि कई सारे नाम है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, कई सारे नाम होते हैं इसके। यहाँ पे एक चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो यहाँ पे GTP बनता है इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जब पिछले चैप्टर में हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो हमने बताया होगा कि जो ATP होता है उसको बनाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक होता है फोटोफास्फोराइलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किया जाता है तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं जिससे ATP मिलता है। जब फोटोफास्फोराइलेशन किया जाता है तो लाइट की हेल्प से ATP बनाया जाता है। जब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन किया जाता है तो सबस्ट्रेट ATP को बनाने में हेल्प करता है, तो उसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ATP या GTP आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की वजह से बन रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या है, फोटोफास्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्रेब साइकिल के आगे फिर हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पहले भी हमने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन प्रोसेस या मेन फायदा क्या है या मेन पर्पस क्या है, वो ये है कि जो NADH हमने बनाया था ग्लाइकोलिसिस के अंदर, जो NADH बनाया था हमने लिंक रिएक्शन के अंदर, जो FADH2 या NADH हमने बनाया था क्रेब्स साइकिल के अंदर, इन सबको स्टेप बाय स्टेप इंटर किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर और इन्हीं सारे सबस्ट्रेट्स को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किया जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन क्या है, वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल हमको बाहर मिल जाता है। ठीक है, जो प्रोटॉन यहाँ पे हमको मिलता है उस प्रोटॉन से क्रिएट हो जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर हमको मिल जाता है ATP मॉलिक्यूल, जिसको हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहला स्टेप क्या है, NADH। ये NADH कहाँ से आता है, आइदर क्रेब साइकिल के अंदर जो NADH हमने बनाया था या फिर ग्लाइकोलिसिस के अंदर या फिर लिंक रिएक्शन के अंदर। तो इस NADH का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन तोड़ते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन तोड़ा जाएगा तो हमको दो चीजें मिलेंगी। पहले भी हमने आपको समझाया था कि हमको एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा मिलेगा प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो आगे चला जाता है, नेक्स्ट कैरियर जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो नेक्स्ट कैरियर होता है उसका नाम होता है FAD। ठीक है, ये FAD इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करके चला जाएगा। ठीक है, और ये जो NADH है इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन NAD प्लस में। ठीक है, और FAD जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, ये बन जाएगा FADH2। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो हमने प्रोटॉन यहाँ पे तोड़ करके निकाला था वो प्रोटॉन कहाँ जाता है, तो वो प्रोटॉन जा करके जमा हो जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, फिर इस FADH2 क्योंकि आप रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो ये फिर से इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो फिर से हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है UQ। ठीक है, तो UQ जब एक्सेप्ट करता है तो इसका हो जाता है रिडक्शन UQH2 के अंदर। ठीक है, UQH2। और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हमने तोड़ा था तो फिर से हमको एक इलेक्ट्रॉन मिला और जो यहाँ से प्रोटॉन निकला था वो फिर चला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फिर UQH2 अब ये रिड्यूस फॉर्म में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब इसका हम हाइड्रोजन तोड़ेंगे फिर से हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिर से इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है Fe+3। ठीक है, Fe+3 जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 के अंदर और ये यहाँ से जो प्रोटॉन जनरेट होगा वो प्रोटॉन चला जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं साइटोक्रोम्स। तो सबसे पहले होता है साइटोक्रोम B1, सॉरी साइटोक्रोम B होता है। ठीक है, साइटोक्रोम B और उसके बाद फिर ये रिड्यूस फॉर्म में है तो ये फिर इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा +3 और फिर इसका हो जाएगा रिडक्शन +2 के अंदर। ठीक है, +3 से +2, +2 से +3, यही प्रोसेस चलता रहेगा। साइटोक्रोम B, उसके बाद होता है साइटोक्रोम C1, उसके बाद फिर ये रिड्यूस फॉर्म है तो ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेगा +3 जब एक्सेप्ट करेगा तो इसका फिर से हो जाएगा क्या, रिडक्शन। इस तरीके से इसको इस +2 के पास रिड्यूस फॉर्म में है तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा +3 वाला और नेक्स्ट फिर उसके अंदर रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, +3 ये वाला यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं। BC1 के बाद होता है साइटोक्रोम C। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा और मैं नीचे लिखूंगा ताकि स्पेस जो है हमको और मिले ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे था +3 से बन गया +2 फिर से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा नेक्स्ट +3 और +3 जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो फिर से इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 के अंदर। ठीक है, इसका नाम है साइटोक्रोम A। ये पूरा सीक्वेंस होता है जो हमें याद रखना होता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फिर से +3 वाला और +3 वाला जब एक्सेप्ट करेगा तो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा +2 के अंदर। ठीक है, ये साइटोक्रोम लास्ट है, साइटोक्रोम A3 जिसको कहा जाता है। और लास्ट में सॉरी अब इसके आगे कोई साइटोक्रोम्स नहीं होते। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके एक्चुअल में हाफ ऑक्सीजन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है
वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके बारे में हम और डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, किस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान के साथ, ये जो NADH है इसका सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला, उसको एक्सेप्ट किया FAD ने, जिससे इसका रिडक्शन हो गया FADH2 के अंदर। फिर उसके बाद यूबिक्विनोन रिड्यूस फॉर्म में था, ये फिर एक्सेप्ट किया इसके ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, ये रिडक्शन हो गया इसका। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप +3 +2 +3 +2 के अंदर जाएगा। +2 एक्चुअल में रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा +3 जब एक्सेप्ट करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो इसी प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है, कॉम्प्लेक्स के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है कॉम्प्लेक्स 1 या NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स 1 या फिर NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पूरा नाम लिखूंगा तो शायद स्पेस कम पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नाम बोल देता हूँ, वो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 को कहा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। यूबिक्विनोन जो होता है कॉम्प्लेक्स 1 और 3, कॉम्प्लेक्स 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है। साइटोक्रोम B और C1 को एक साथ कहा जाता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज या कॉम्प्लेक्स 3, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स 3 या साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और साइटोक्रोम जो C होता है इसको कहा जाता है मोबाइल कैरियर। मोबाइल कैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मूव कर सकता है, इसको कहा जाता है मोबाइल कैरियर, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम A और A3 को एक साथ कहा जाता है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 की एक बहुत ज़्यादा खासियत होती है कि इसके पास आयरन के साथ साथ कॉपर भी होता है। इसके पास 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं, बाकी जितने कॉम्प्लेक्स हैं सबके पास आयरन होते हैं। जितने भी साइटोक्रोम्स आप देख सकते हैं B, C1C, A3, इन सब के पास सिर्फ और सिर्फ आयरन होता है। लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 4, इसके पास आयरन के साथ साथ कॉपर भी होता है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है। तो जो आयरन होता है वो कभी कभी ऑक्सीडाइज होता है, कभी रिड्यूस होता है। +2 फॉर्म रिड्यूस फॉर्म है, +3 फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, उसी तरीके से साइटोक्रोम B/C1 रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम AA3 ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाता है, रिडक्शन। इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पे प्रोटॉन की भी जरूरत पड़ती है, और ये प्रोटॉन कहाँ से आएगा, मैट्रिक्स से आएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐड हो जाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, वाटर। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो उसका नाम बताइए, तो एक्चुअल में ऑक्सीजन होता है। कभी कभी कहा जाता है फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर बताइए, वो भी ऑक्सीजन है। कभी ये भी कहा जाता है कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बताइए, वो भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NADH और FADH2 जो हमने बनाया था क्रेब साइकिल के अंदर या ग्लाइकोलिसिस के अंदर या फिर लिंक रिएक्शन के अंदर, इसका हमने स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया, जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बहुत सारे कैरियर से होते हुए फाइनली पहुंचा ऑक्सीजन के पास, और जो प्रोटॉन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जो इसने बनाया प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो जा रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसके ऊपर का जो स्पेस आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, उसके ऊपर होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रोटॉन के ग्रेडियंट को जब तोड़ा जाता है तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पास होते हैं कॉम्प्लेक्स 5 से और फिर बनाते हैं ATP का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3 और 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 को हम नीचे आगे जो है बना करके समझा देते हैं, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने क्रिएट किया था उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम यहाँ पे तोड़ते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है F0 F1 पार्टिकल। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उन्होंने भी इसके बारे में पढ़ा होता है, F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। ये जो F0 होता है ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, ये चैनल जैसे काम करता है। चैनल का मतलब क्या है कि ये रास्ता देता है, ये चैनल प्रोटीन है, ठीक है। और ये बाहर निकला रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोट्रूड्स आउटसाइड एंड फेसेस टुवर्ड्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बेसिकली कैटालिटिक साइट है, मेन कैटालिटिक साइट यही है जिसके हेल्प से ATP बनने वाला है, ठीक है। तो ये कैटालिटिक साइट होता है इस पूरे
F0 F1 पार्टिकल को कहा जाता है एटीपी सिंथेस या एटीपी एस या कॉम्प्लेक्स 5। ये जो पूरा है इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो यहां से जब दो प्रोटॉन के मॉलिक्यूल पास होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहाँ पे बाहर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से जब दो प्रोटॉन पास होते हैं तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो F0 है ये चैनल है, ये रास्ता देता है, और ये जो F1 है ये कैटालिटिक साइट है एटीपी सिंथेस का, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को कॉम्प्लेक्स 5 कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स 5 को एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एटीपी एस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 5 भी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 5 का बेसिकली काम ये है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने क्रिएट किया था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, बहुत सारे प्रोटॉन हमने जमा किए थे, उस प्रोटॉन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, और फिर वो प्रोटॉन जब पास होते हैं तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी को कैप्चर करके एटीपी का मॉलिक्यूल बना लिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये बात की गई है कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे स्टेप बाय स्टेप में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा सेल के अंदर होता नहीं। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स है जिसको हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे पूरा सीक्वेंस होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है, इनके हिसाब से। दूसरा पॉइंट ये है कि जो NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस में, NADH सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस should enter into mitochondria, should enter into mitochondria। लेकिन हम जानते हैं कि ये बात 100% सही नहीं है, ज़रूरी नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, ठीक है। तीसरा बात यह है कि कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में, चाहे लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में, वो किसी और पाथवे में इंटर नहीं करने चाहिए, ठीक है। नो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, नो इंटरमीडिएट्स, नो इंटरमीडिएट्स should enter any other pathway, यानी कि जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि जो इंटरमीडिएट्स बन रहे स्टेप बाय स्टेप या किसी भी पाथवे में इंटर नहीं करने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में ही चलने चाहिए। नंबर 4 है कि ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, यानी कि सेल के अंदर जब भी रेस्पिरेशन होगा तो हमेशा ग्लूकोज को इंटर करना चाहिए। लेकिन हमने पहले भी हिंट दे दिया था कि सेल के अंदर हमेशा ग्लूकोज अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। सेल के अंदर कभी कभी ग्लूकोज नहीं होता तो फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैट नहीं है तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, तो किसी भी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो सकता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, फैट हो, या कार्बोहाइड्रेट हो, या प्रोटीन हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट के और भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस का मतलब होता है कि जो चीज़ 100% सही नहीं हो सकती है, ये सेल के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETC सब सीक्वेंस में चलना चाहिए, और हम जानते हैं कि सेल के अंदर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस एक साथ चलते रहते हैं, तो ये सीक्वेंस में चले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि NADH जो बन रहा है वो इंटर करना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है इस NADH को किसी और प्रोसेस के अंदर यूज कर लिया जाए, ठीक है। तीसरा है कि जो भी इंटरमीडिएट्स बन रहे हो किसी और पाथवे में नहीं जाने चाहिए, ये भी बात पूरी तरीके से सही नहीं। हो सकता है कि सेल के अंदर और कोई रिएक्शन चल रहा है और जो इंटरमीडिएट्स यहाँ पे बन रहे हैं उसका कहीं किसी और रिएक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी जा करके उस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। चौथा हमने बता दिया कि ग्लूकोज हमेशा इंटर करे रेस्पिरेशन में, ये जरूरी नहीं है, ग्लूकोज कभी कभी नहीं अवेलेबल होता है, तो बाकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें यहाँ पे लिखी हुई थी ये जस्ट ATP को कैलकुलेट करने के लिए एक पूरा सिस्टम दिया गया है। और पहले भी हमने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनता है, लिंक रिएक्शन में 6, क्रेब्स साइकिल में 24, तो टोटल बन जाता है 38, ठीक है। इन सब को अगर हम एज्यूम किए कि ये सब इसी तरीके से चल रहा है तो हमारे पास कितने ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे, वो होंगे 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो कैसे कैसे बनेंगे
उसको अभी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोबारा फिर से समझ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब होता है कि कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक। कैटाबोलिज्म हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं हमको, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबोलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने ग्लाइकोलिसिस किया, तो ग्लाइकोलिसिस भी एक टाइप का कैटाबोलिक पाथवे है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसको हमने तोड़ा 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में 2 पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। यानी कि एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके हमने 2 छोटे मॉलिक्यूल बनाए, इसीलिए इस प्रोसेस का हम क्या कह सकते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जब हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एमाइनो एसिड्स को जब जोड़ते हैं तो प्रोटीन बन जाता है। एमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना ये क्या चीज़ है, एनाबोलिक प्रोसेस है। तो जब हम छोटे मॉलिक्यूल को तोड़ करके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एनाबोलिक प्रोसेस, और जब हम बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तो इसको कहा जाता है कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। तो एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक जब दोनों को जोड़ देते हैं उसी को एम्फीबोलिक प्रोसेस कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में एम्फीबोलिक प्रोसेस है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस नहीं है, ना ही एनाबोलिक प्रोसेस है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि ग्लूकोज को जब स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमको मिलता है, और दूसरी तरफ हमको मिलता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और फिर बाद में इसी के हेल्प से स्टेप बाय स्टेप जब हम मूव करके जाते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है पायरुविक एसिड, ठीक है। इस पायरुविक एसिड से फिर हम लोग बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर बाद में इंटर करता है एक साइक्लिक पाथवे में जिसको कहा जाता है क्रेब साइकिल, ठीक है। तो क्रेब साइकिल में भी बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने कुछ देर पहले डिटेल में बात की थी, ठीक है। और फिर वापस ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ये साइकिल। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना है, इसका नाम ग्लाइकोलिसिस है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, इस प्रोसेस का नाम रिग रिएक्शन है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करता है क्रेब साइकिल के अंदर, और क्रेब साइकिल के अंदर भी बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर हमेशा ग्लूकोज अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। सेल के अंदर कभी कभी ग्लूकोज नहीं होता है तो फिर फैट भी इंटर कर सकता है रेस्पिरेटरी पाथवे में, ठीक है। फैट का जब ब्रेक डाउन होता है तो हमको मिलता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है, ये 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। फैटी एसिड से हमको मिल जाएगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। फर्दर इसका जब ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक है, ग्लिसरॉल से बना सकते हैं 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वापस जा करके ग्लिसरॉल को बना सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए वापस फैटी एसिड को भी बना सकता है, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस नीचे की तरफ यानी कैटाबोलिक भी हो रहा है प्लस एनाबोलिक भी हो रहा है, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को वापस हम जोड़ देंगे तो फिर से हमको फैट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं कि एक तरफ नीचे भी जा रहा है, एक तरफ ऊपर भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि फैट ना हो तो फिर यहाँ पे प्रोटीन का रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है तो हमको मिलता है एमाइनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड से हम क्या बना सकते हैं, पायरुविक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से भी एमाइनो एसिड बनाया जा सकता है, और एमाइनो एसिड से वापस प्रोटीन बनाया जा सकता है, ठीक है। आपने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से एमाइनो एसिड कैसे बनाते हैं, या आपने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा होगा, आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। जब रिडक्टिव एमिनेशन आपने पढ़ा होगा, रिडक्टिव एमिनेशन जब होता है तो अल्फा कीटोग्लूटारिक के हेल्प से एमाइनो एसिड्स बनाए जाते हैं, और बाद में बहुत सारे एमाइनो एसिड्स जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन चलता है तो वहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उसके हेल्प से फिर प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन से एमाइनो एसिड बन रहा है यानी कि कैटाबोलिज्म, लेकिन यहाँ पे एमाइनो एसिड से हम प्रोटीन भी बना रहे हैं यानी कि एनाबोलिज्म, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इसीलिए एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और कहीं कहीं पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो जब बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं उसको कैटाबोलिज्म, और जब छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसको एनाबोलिज्म कहा जाता है। इसीलिए रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे है, कैटाबोलिक पाथवे है या एनाबोलिक पाथवे है, ठीक है। और इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved, वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved divided by वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। यानी कि रेस्पिरेशन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, इसी को
रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू होता है 1। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में हम CH2O लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का होता है 1। ठीक है, इसी तरीके से फैट का होता है <1। प्रोटीन का होता है 0.9। ट्राइपामिटिन फैट का होता है फैट का होता है 0.7। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइपामिटिन फैट है। अक्सर नीट में ट्राइपामिटिन फैट के बारे में पूछा जाता है कि ट्राइपामिटिन फैट का आरक्यू बताइए। ठीक है, फैट का भी पूछा गया है कितना होता है, प्रोटीन का पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्राइपामिटिन फैट। ठीक है, तो आरक्यू का मतलब होता है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं और ऑक्सीजन आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही। मेरे ख्याल से इस चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश की है, लेकिन हो सके कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मिस भी हो गई हूँ। तो जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी डिटेल टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।